तो लास्ट लेक्चर अपन ने पीएन जंक्शन पे फिनिश किया था कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, ये अपन ने देखा था, है ना। कि एक ही सेमी कंडक्टर क्रिस्टल को अगर एक साइड से पी टाइप से डोप किया जाए और एक साइड से एन टाइप से डोप किया जाए तो पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। पीएन जंक्शन मतलब बीच में एक रीजन बनता है, इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। उस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, उसके अंदर एक फील्ड आती है एन साइड से पी साइड, जिसके कारण एन साइड हाई पोटेंशियल पे होता है, पी साइड लो पोटेंशियल पे होता है ना। और उसको बोलते हैं अपन बैरियर पोटेंशियल। ठीक, उसकी अपन ने वैल्यू भी सीखी थी। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है ना। उसकी विड्थ जो होती है 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की होती है। उसके अंदर जो फील्ड आती है वो 10⁵ न्यूटन पर कुलम के ऑर्डर की मिलती है। ये सब बातें अपन सीख चुके थे और अपन ने ये भी सीखा था कि उसी पीएन जंक्शन को जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, है ना। तो आज से अपन डायोड को स्टडी करेंगे, वो पूरी डायग्राम फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। पीएन जंक्शन का मतलब इसको हम जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं, है ना। ये है जंक्शन डायोड का सिंबलिक डायग्राम। ये अपना पी साइड है, इधर से पी साइड की डोपिंग, इसको ऐसे एन साइड से लिखते हैं। ये अपना पी और एन, ठीक। ये अपना जंक्शन डायोड, इसको ऐसे सिंबल के फॉर्म में अपन लिख रहे होते हैं, ठीक। हमें इसी डायोड की स्टडी करनी है। ये डायोड अभी तक जो था वो अनबायस्ड था। अनबायस्ड मतलब हमने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था। जब कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं तो कहते हैं डायोड वाज अनबायस्ड। हमें इसी की बायसिंग करनी है। बायसिंग का वर्ड का मतलब होता है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इसको स्टडी करना, ठीक है। याद रखना, बायसिंग वर्ड का मतलब है कि टू स्टडी दिस पार्टिकुलर डिवाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तरह के बायस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। देखो टॉपिक क्या है, बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन विथ एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज और बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि जो पी साइड है उसको हाई पोटेंशियल पर और जो एन साइड है उसको लो पोटेंशियल पे। मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल लिख दिया, जो कि कभी हो सकता है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव साइड से आपको दिखे रहे हो, है ना। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब पी साइड हाई पोटेंशियल पे, एन साइड लो पोटेंशियल पे। रिवर्स बायस का मतलब होता है कि जो पी साइड है वो लो पोटेंशियल पे और जो एन साइड है वो हाई पोटेंशियल, है ना। ये डायग्राम आपको सामने दिखा भी रखा है कि ये पी एन जंक्शन है, तो ये पी साइड देखो हाई पोटेंशियल पे लगा है, एन साइड लो पोटेंशियल पे। यहाँ उसका उल्टा लगा है, पी साइड लो पोटेंशियल पे, एन साइड हाई पोटेंशियल। इसको आप डायग्राम के फॉर्म में ऐसे बना सकते हो कि ये आपका पी एन जंक्शन डायोड है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। तो अपन जानते हैं ये पी होता है, ये एन होता है, तो पी साइड को हाई पोटेंशियल पे लगा दिया, दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। और यही डायोड है और इसके पी साइड को नेगेटिव से लगा दिया, यहाँ लो पोटेंशियल से लगा दिया, तो दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड, है ना। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का मतलब क्या है। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी साइड हाई पोटेंशियल पे, रिवर्स साइड का मतलब पी साइड लो पोटेंशियल। अब एक चीज समझना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक जो इंटरनल फील्ड होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, एन साइड से पी साइड। कहाँ से कहाँ होती है, एन साइड से पी साइड। जो इंटरनल फील्ड होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, एन साइड से पी साइड। दिस इज इंटरनल फील्ड, है ना। और जो एक्सटर्नल फील्ड है, जब मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया है तो वो एक्सटर्नल फील्ड इसके ऑपोजिट है ना। ये फील्ड बना रहा हूं मैं एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरनल फील्ड इधर की तरफ, एक्सटर्नल फील्ड इधर की तरफ, ठीक है। ये मैंने फील्ड ड्रॉ किया है कि फील्ड का सेंस कैसा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा कि जब मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल या जो बायसिंग वोल्टेज होती है, जो बायसिंग फील्ड होती है, वो इंटरनल फील्ड का अपोज करती है। ये इंटरनल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है।
तो ये इसका अपोज करती है। उस बैरियर पोटेंशियल ने, इंटरनल फील्ड ने क्या किया था याद करो। उसका काम था कि उसने डिफ्यूजन करंट को कम कर दिया था। आपको याद हो मैंने बताया था क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट होने के कारण होल इलेक्ट्रॉन मिक्स होते हैं, मिक्स होने के कारण बीच में डिप्लीशन रीजन बनता है। इस डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस डिप्लीशन रीजन में अपनी एक फील्ड आती है। ये फील्ड ऐसी होती है एन साइड से पी साइड की, ये डिफ्यूजन को अपोज करती है। मतलब इस इंटरनल फील्ड का काम था कि होल को इधर रखे, इलेक्ट्रॉन को इधर रखे, तो ये मिक्स नहीं हो रहे थे। मैंने बाहर से जो फील्ड लगाई उसने क्या किया, इस फील्ड का अपोज कर दिया, मतलब इसको कैंसिल किया। इसको कैंसिल किया मतलब जो डिफ्यूजन करंट बंद हो गई थी, इसने उसको वापस से स्टार्ट कर दिया। भाई एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ है, तो ये क्या करेगा, पी साइड से होल को इस तरफ ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ले जाएगा। तो पीएन जंक्शन विल स्टार्ट कंडक्टिंग, पीएन जंक्शन विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाई है उसने इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मोशन को वापस स्टार्ट कर दिया। मैं अगर पीएन जंक्शन के बारे में कहूँ तो क्योंकि चार्ज कैरियर से जाने लग गए, तो ये पीएन जंक्शन की विड्थ पहले से कम हो जाएगी, ये बिल्कुल पहले से डिक्रीज होगा, जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके उल्टे में पोटेंशियल लगा दिया। सो दिस इज द फॉरवर्ड बायस। तो जब एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है देन इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। क्या कहा मैंने, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड उस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को सपोर्ट करती है। जब इसको रिवर्स बायस किया जाता है तो देखो एक इंटरनल फील्ड इस तरफ थी और एक्सटर्नल फील्ड भी इस तरफ थी। तो एक्सटर्नल फील्ड ने क्या किया, उसने इस पोटेंशियल बैरियर को और बढ़ा दिया, या मैं कहूँ तो जो होल इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं हो रही थी इसने उसको और दूर दूर धकेल दिया, है ना, कि और भी मिक्सिंग नहीं हो सकती। मतलब इसने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को और भी अपोज कर दिया। और बस जो वो रिवर्स करंट थी, या जिसको मैं कहूँ कि वो जो माइनॉरिटी करंट थी, वो थोड़ी बहुत फ्लो होती है और कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसके अंदर डायोड कंडक्ट नहीं करता है। देखो ये प्रॉपर्टी ओम्स लॉ के अगेंस्ट है। ओम्स लॉ के अंदर अपन क्या जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है। मतलब अपने पास अगर एक रेजिस्टर है उसको मैं एक बैटरी के क्रॉस लगा दूं, याद करो ओम्स लॉ में क्या होता था, अपने पास एक रेजिस्टर था, मान लो इसका ये एंड ए था, ये एंड बी था, इसको मैं एक बैटरी से ऐसे लगा देता तो करंट इधर की तरफ जाती, कितनी, V बाय आर। और इसी को मैं बैटरी से ऐसे लगा देता तो करंट इस तरफ जाती, कितनी, I इज इक्वल टू V बाय आर। तो रेजिस्टर में क्या होता है कि आप अगर पोलरिटी को चेंज करते हो, जो एक्सटर्नल बायसिंग है उसको चेंज करते हो, तो करंट चेंज नहीं होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब ये दोनों साइड में करंट को कंडक्ट करता है, जबकि देखो डायोड में ऐसा नहीं है। When a diode is forward biased, it conducts, but when a diode is reverse biased, it does not conduct, है ना। इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ डायोड। क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ डायोड। मतलब ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की करंट को फेवर करता है, जबकि रेजिस्टर ऐसा नहीं करता था। इसलिए कहते हैं डायोड इज अ नॉन ओमिक डिवाइस। ये ओमिक डिवाइस नहीं है। और भी इसके रीजन है, उनमें से एक रीजन ये है कि डायोड ओमिक डिवाइस क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट को हाँ जाने देता है, जब ये रिवर्स बायस होता है तो करंट को नहीं जाने देता है। जबकि ओम्स लॉ ऐसा नहीं कहता है, वो तो कहता है कि I इज इक्वल टू V बाय आर होगा। आप वोल्टेज उल्टा करोगे तो I की डायरेक्शन चेंज होगी, वैल्यू तो सेम आएगी, है ना। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब एक एक करके इनके बारे में कुछ बातें और जानेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, है ना। जैसे फॉरवर्ड बायस के बारे में, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस, जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज होगा। ये बात सबको समझ में आती है, क्यों? क्योंकि हमारी एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड को अपोज कर रही है।
विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होती है क्योंकि वो मिक्सिंग चालू हो गई, है ना। पीएन जंक्शन प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, मतलब वो करंट को जाने देता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ करंट इज ऑफ द ऑर्डर मिली एम्पियर, फॉरवर्ड करंट जो होती है डायोड में वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। मेनली फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी करंट या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। करंट किसके कारण फ्लो होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। और जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो कुछ ऐसा आता है कि देखिए, ये मान लीजिए सिलिकॉन डायोड की बात कर रहे हैं, ये करंट है, ये वोल्टेज है, कि आपने कुछ वोल्टेज तक लगाई तब तक तो कोई करंट फ्लो नहीं हुई। क्यों करंट फ्लो नहीं हुई? क्योंकि तब तक एक्सटर्नल फील्ड, बेटा जब तक ये एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड को ओवरकम नहीं कर लेगा तब तक ये करंट फ्लो नहीं होगी, है ना। मतलब ये वोल्टेज अगर मान लो 0.7 वोल्ट थी, जब तक मैं इसकी वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा नहीं कर दूंगा, मतलब ये इसको ओवरकम नहीं कर लेगा इसके बैरियर पोटेंशियल को, तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो यहाँ तक करंट फ्लो नहीं होती है और उसके बाद करंट फ्लो होती है ना। तो ये जिस वोल्टेज से चालू होती है फ्लो होना, उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज, जिसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.3 है और सिलिकॉन के लिए 0.7 है। ये डेटा याद रखना है, ये डेटा याद रखना है। नी वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है या बैरियर वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट, फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, वी आर यूजिंग अ सिलिकॉन डायोड, तो अपने को पता होना चाहिए कि इसकी वोल्टेज 0.7 होगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंडक्ट नहीं करता है, इसके बाद ये कंडक्ट करता है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग की वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर जो डायोड्स होते हैं ना, इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, इनका डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब हर जगह ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व है एक तरीके से। बाद में कुछ दूर बाद स्ट्रेट लाइन भले ही हो जाता है, बट ये कर्व होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ और है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आर को मैं ऐसा डीवी अपॉन डी आई लिख सकता हूँ स्लोप के फॉर्म में, या छोटा सा चेंज इन वोल्टेज अपॉन छोटा सा चेंज इन करंट, क्योंकि हर जगह ये डिफरेंट है। तो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आता है पीएन जंक्शन का, वो कुछ 100 ओम की ऑर्डर का आता है, क्योंकि करंट अपन जानते हैं मिली एम्पियर की ऑर्डर की है ना। तो वहां से जो ये आता है रेजिस्टेंस, ये कुछ 100 ओम के ऑर्डर का आता है। जो आइडियल डायोड होता है, क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो डायोड के बारे में कि वो सिलिकॉन डायोड है या वो जर्मेनियम डायोड है, तो हम उसे आइडियल डायोड मानते हैं। क्या मानते हैं? आइडियल। या क्वेश्चन में लिख के दे दे कि आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड का मतलब, जब इसको आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाएगा तो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होगा। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0, मतलब ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, या ऑन स्विच कह देते हैं इसको, कंडक्टिंग वायर। तो एक आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो इट सिंपली बिहेव्स एज अ कंडक्टिंग वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये अपन ने फॉरवर्ड बायस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्या होता है? कि जब हम पी को लो पोटेंशियल पे लगाते हैं और एन को हाई पोटेंशियल पे लगाते हैं, मतलब एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, है ना। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, वो लेयर वाइड हो जाती है। हाई रेजिस्टेंस होता है क्योंकि वो कंडक्ट नहीं कर सकता, उसका जो रेजिस्टेंस आप निकालोगे ना, वो 10⁻6 ओम के ऑर्डर का आता है ना। ये अपने को लगभग ध्यान में रखना है, वैसे ये सब बहुत नहीं पूछा जाता। बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होती है, जो करंट फ्लो हो रही होती है वो कुछ माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। जर्मेनियम डायोड में वो माइक्रो एम्पियर की, और सिलिकॉन डायोड में वो नैनो एम्पियर की ऑर्डर की होती है। बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होती है। करंट का फ्लो मेनली माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर की वजह से होता है ना। याद है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्यों आते थे? ड्यू टू इंट्रिंसिक। तो वो जो थोड़े से होल और इलेक्ट्रॉन जो इंट्रिंसिक फॉर्मेशन से आए थे,
उनके कारण करंट का फ्लो होता है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये कर्व थोड़ा ध्यान से देखो। इस कर्व के अंदर क्या है कि यहां से यहां तक जब हमने रिवर्स में वोल्टेज लगाई है तो थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हुई है ना करंट की, फिर यहां से यहां तक करंट कांस्टेंट रहा, वोल्टेज बढ़ाते गए करंट कांस्टेंट थी, है ना। ये वैल्यू बढ़ी क्यों, पहले तो ये करंट है क्यों, दिस करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज के, ये जो संख्या में बहुत ही कम होते हैं। तो आपने वोल्टेज बढ़ाई तो उनके कारण करंट बढ़ी क्योंकि वो फ्लो होना स्टार्ट हो गए, बट उनका नंबर बहुत ही कम है। तो कुछ टाइम फ्लो होने के बाद अचानक से जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे सभी फ्लो होने लग गए। अब आप वोल्टेज कितने भी बढ़ा लो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर नहीं बढ़ सकता, तो अब करंट नहीं बढ़ सकती। तो ये जो करंट आप देख रहे हो ना बीच वाली, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। व्हाट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये वो कांस्टेंट करंट है जो रिवर्स बायस में फ्लो होती है। ये सैचुरेशन क्यों है, क्योंकि जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे सब फ्लो हो रहे हैं, अब कोई बचा ही नहीं है फ्लो होने के लिए। लेकिन अचानक से देखा जाता है कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद क्या हो जाता है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट अचानक से बढ़ जाती है। अब ये कैसे बढ़ गई भाई, यहां तक तो जितने चार्ज कैरियर थे सभी फ्लो होने लग गए थे, है ना। फिर अचानक से एक वोल्टेज के बाद ये करंट कैसे बढ़ने लग गई, क्योंकि ये वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है। क्या होती है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन वोल्टेज होने का मतलब पीएन जंक्शन का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन के बाद मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए चार्ज कैरियर्स फॉर्म होते हैं। तो फिर नए चार्ज कैरियर फॉर्म हुए तो अचानक से चार्ज कैरियर आ गए, तो चार्ज कैरियर्स के आते ही अचानक से फिर से करंट बढ़ने लगती है। तो अचानक से ब्रेकडाउन वोल्टेज का करंट क्यों बढ़ी, क्योंकि एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द पीएन जंक्शन रीजन स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड न्यू चार्ज कैरियर्स आर फॉर्म्ड। जर्मेनियम के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज 25 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 35 वोल्ट होती है। मतलब अगर मैं रिवर्स वोल्टेज इससे ज्यादा रख दूंगा तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये डायोड का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ये फॉरवर्ड में नी वोल्टेज तक कोई करंट फ्लो नहीं होती है, नी वोल्टेज के बाद अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती जाती है और करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। रिवर्स बायस में कांस्टेंट करंट फ्लो होती है ना, कांस्टेंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है और ब्रेकडाउन के बाद करंट अचानक से इंक्रीज हो जाती है। जो आइडियल डायोड को अगर रिवर्स बायस में लगा देंगे तो रिवर्स बायस ऑफ आइडियल डायोड मींस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, इनफाइनाइट, ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सो दैट वाज फॉरवर्ड बायस, दिस वाज रिवर्स बायस। ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन हम आगे अभी सीखेंगे कुछ देर में, है ना, कि इसके ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, ब्रेकडाउन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब किस टाइप के होते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। अगला है डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड, जो मैंने आपको बता भी दिया कि जंक्शन डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब हर जगह पे V इक्वल टू आई आर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, V बाय आर। तो हम इसमें डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, मतलब कल को मान लीजिए आपके पास एक डायोड कर्व दिया हुआ कुछ ऐसा, फॉरवर्ड बायस में ही डायोड कर्व आपके पास मान लीजिए ऐसा दिया हुआ, तो यहां से यहां के बीच अपने को मान लो छोटी सी वोल्टेज दी हुई और यहाँ अपने को करंट की वैल्यू दी हुई। तो अपन इस रीजन में इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे, ये वोल्टेज का गैप मान लो डेल्टा वी है और इतने वोल्टेज के चेंज में करंट का चेंज डेल्टा आई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालेंगे उसको कई बार एसी रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ये सिंपल सा डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि हर पोर्शन में रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट आता है। हालांकि आप देखते हो कि नी वोल्टेज के बाद आगे चल के ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाता है, मतलब आई बाय वी कांस्टेंट हो जाता है ना। वही लिखा हुआ है कि इन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन बियॉन्ड द नी पॉइंट द करंट वेरीज ऑलमोस्ट लीनियरली विद द वोल्टेज, है ना, और लगभग लगभग अपन बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ फॉलो होता है। लेकिन उसके पहले यहाँ हर जगह ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, रिवर्स में भी नहीं होता, इसीलिए इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो भी अपन रेजिस्टेंस लिखे थे ना, दिस वाज द
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो बस ये टर्म ध्यान रखनी है कि इसका हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, मतलब छोटे से कोई इंटरवल लेके उसमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई का रेशियो निकालते हैं। ठीक, अब अपने को कुछ क्वेश्चंस करने हैं जंक्शन डायोड पे बेस्ड। डायोड के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको आंसर बताते चलना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इन द गिवन फिगर विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड? कौन सा आंसर सही है? कॉम्बिनेशंस ऑप्शन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है? 5 सर्किट बना रखे हैं। मैं खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा डायोड के आज, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपने ढंग से क्वेश्चंस कर लिए, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। करेक्ट आंसर बताइए, पांच चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा कि इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशंस फॉरवर्ड बायस्ड हैं? फॉरवर्ड बायस का मतलब पी साइड हाई पोटेंशियल पे, एन साइड लो पोटेंशियल पे। ऑप्शन सेलेक्ट करो, कौन से ऑप्शन सेलेक्ट है? 4 ऑप्शन के फॉर्म में लिख रखा है आंसर, 4 ऑप्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन सही हैं। सब लोग लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी साइड हाई पोटेंशियल पे, एन साइड लो पोटेंशियल पे, और ये देखना आना ही चाहिए। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर लिखेंगे। जल्दी। 2 लोगों ने आंसर बताया है बस। फॉरवर्ड बायस्ड कौन कौन से केसेस में है? जो भी आंसर आ रहा है आपका, जो भी ऑप्शन, लिखिए चैट बॉक्स में। आपका जो भी ऑप्शन आ रहा है चैट बॉक्स में लिखिए। ये क्वेश्चन तुम्हें बताना चाहिए था यार, कैसी बातें कर रहे हो? 2-3 लोगों ने बताया भी है। इस डायोड को देखो, डायोड में ये सबको समझ में आता है ना कि डायोड के अंदर ये पी साइड होता है और ये एन साइड होता है। तो अगर हाई पोटेंशियल पी साइड पे लगा है तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, अगर हाई पोटेंशियल एन साइड पे लगा है तो वो रिवर्स बायस होगा। जैसे पहले डायग्राम में देखो, ये अर्थ है यहाँ, इसका मतलब इधर की तरफ 0 वोल्ट है और इधर की तरफ 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस है। ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, दिस इज रिवर्स बायस। दूसरे केस में इधर की तरफ 5 वोल्ट है और इधर की तरफ 10 वोल्ट है ना, मतलब ये पी साइड जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तीसरे केस में ये 0 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है, तो पी साइड यहाँ पे लो पोटेंशियल पे है, तो ये रिवर्स बायस्ड है ना। फोर्थ में ये पी साइड -5 वोल्ट है, ये एन साइड ये -12 वोल्ट है, ऑब्वियस सी बात है ये हाई पोटेंशियल है, -5 वोल्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू -12 वोल्ट, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है ना। और फिफ्थ में ये 0 है और इधर -10 है, वापस ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फिफ्थ फॉरवर्ड बायस्ड है, फोर्थ फॉरवर्ड बायस्ड है, सेकेंड फॉरवर्ड बायस्ड। तो आंसर इज 2, 4 एंड 5, मतलब 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को?
कोई डाउट किसी को? नो सर। जिनके आंसर नहीं आए थे उनको समझ में आ गया? वो बताओ, इन 3 लोगों के अलावा, स्नेहिल, रवि और उत्कर्ष के अलावा। नहीं, स्नेहिल नहीं, रवि ने तो बताया था। स्नेहिल, रवि और उत्कर्ष के अलावा बाकी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, पढ़िए सवाल ध्यान से। Assume that the junction diode in the following circuit requires a minimum current of 1 milliampere to be above the knee voltage of 0.7. Also assume that voltage across the diode is independent of the current and external voltage जो लगाई है ये 5 वोल्ट है। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम आर क्या होना चाहिए ताकि जो वोल्टेज है वो नी वोल्टेज से ऊपर हो। इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालिए, करंट आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस बता दीजिए। जल्दी। जल्दी बताएं। गुड, आंसर इज 1। बिल्कुल सिंपल है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? 0.7। ये वोल्टेज कितनी है? 5। तो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? 4.3 वोल्ट। ये वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक बार नी वोल्टेज क्रॉस हो गई तो एज्यूम दैट वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज 0.7 ही रहेगी। तो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई? 4.3। करंट कितनी है? 1 मिली एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? V बाय आई। V कितना? 4.3। आई कितना? 1 मिली एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4.3 किलो ओम। खत्म। सो द रेजिस्टेंस गिवन इज 4.3 किलो ओम। सिंपल है, टोटल वोल्टेज में से इसकी नी वोल्टेज जो है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी वोल्टेज इसके क्रॉस आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बताइए जल्दी से। आपसे पूछा है कि इस रीजन में यहां और यहां डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगा। ए पार्ट में पूछा है 1 वोल्ट के आसपास, बी पार्ट में पूछा है 2 वोल्ट के आसपास, और ये आपको आईवी ग्राफ दे रखा है एक। तो आपसे पूछा है कि डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्या सबको दिख रहा है कि ए पार्ट में जब हम 1 वोल्टेज के आसपास थे तो यहाँ वोल्टेज का चेंज हुआ है 0.2 और करंट का चेंज हुआ है 5 मिली एम्पियर का। तो जब हम 1 वोल्ट के पास थे तो जो डायनामिक रेजिस्टेंस होगा वो होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी इज 0.2, 1.2 माइनस 1, और डेल्टा आई इज 5 मिली एम्पियर। ठीक, कितना आ रहा है? कितना आ गया ये? 40 ओम। 40 ओम आया ना। दूसरे केस में यहां से देखिए, डेल्टा वी है 0.1, 0.1 इंटू डेल्टा आई कितना है? 400 मिली एम्पियर। कितना है? 400 मिली एम्पियर। तो ये कितना हो गया? डेल्टा वी दिख रहा है ना सबको, 2 से 2.1 हुआ है।
डेल्टा आई 400 से 800 हुआ है, मतलब 400 मिली एम्पियर का गैप आ गया। तो ऊपर की तरफ जो टर्म है वो है 100 अपॉन 400, कितना हो गया 0.25 ओम। तो इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस जब हम 1 वोल्ट पे थे तो 40 ओम आया, जब हम 2 वोल्ट के पास गए तो 0.25 ओम आ गया। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? ग्राफ की हेल्प से, ग्राफ में डेटा दे रखा था उसको यूज करा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हर वैरायटी का एक तो दो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट। आई दिखा रखा है, आई बैटरी से जाने वाली करंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट। हाँ सही है स्नेहिल, उत्कर्ष आपका भी सही है। जल्दी, कुछ ना कहा जाए तो हमें आइडियल डायोड मानना होता है। क्वेश्चन में जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक हमें आइडियल डायोड मानना होता है। जिन लोगों ने आंसर लिखे हैं सबके सही हैं अभी तक। क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तब तक हमें आइडियल डायोड मानना होता है। और आइडियल डायोड के बारे में जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में इनका रेजिस्टेंस 0 होता है, रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट होता है। क्या सबको दिख रहा है कि यहाँ डायोड रिवर्स बायस्ड है ना? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये एन साइड है, ये पी साइड है। तो एन साइड पॉजिटिव पे लगा हुआ है, पी साइड नेगेटिव पे लगा हुआ है, इसका मतलब डायोड रिवर्स बायस्ड है। और रिवर्स बायस्ड में डायोड में तो कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब सर्किट में इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। तो करंट यहाँ से आएगी और इधर जाएगी करंट। दिस विल बी द सर्किट। तो यहाँ इतना सही होगा करंट। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 20 अपॉन 10 प्लस 10, 1 एम्पियर। खत्म क्वेश्चन। डायोड से होके कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि डायोड रिवर्स बायस्ड है। बोलो भाई, ठीक है? जिनके आंसर नहीं आए थे वो बता दो, सही है ना? ये क्वेश्चन कीजिए, एक मिनट, ये पहले पहले ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कीजिए। दो डायोड ऐसे दिखा रखे हैं, ऊपर वाला सिलिकॉन डायोड है, नीचे वाला जर्मेनियम डायोड है, 2.7 वोल्ट की बैटरी है, साथ में एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो हमें बताना है आई कितना होगा। मिली एम्पियर में बता देना, मिली एम्पियर में आंसर बता देना। गुड, सही है। जिन्होंने भी अभी तक आंसर बताया उनका सही है। आप अगर देख पाओ तो सिलिकॉन वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और जर्मेनियम वाला डायोड रिवर्स बायस्ड है। दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड, है ना? तो जो रिवर्स बायस है उसमें तो कोई करंट जाएगी ही नहीं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि सिर्फ एक ही डायोड लगा हुआ है जिसके लिए अपने को नी वोल्टेज दे रखी है। नहीं भी दी होती, सिर्फ सिलिकॉन डायोड लिखा होता तो अपन मानते हैं। हाँ, आइडियल डायोड लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सिलिकॉन डायोड भी लिख के देते तो भी अपने को 0.7 वोल्ट माननी पड़ती। तो वापस सर्किट की करंट कैसे लिखेंगे? बाहर की वोल्टेज 2.7 वोल्टेज ड्रॉप इस पे आ गया, तो I इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.7 अपॉन रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, so it is 2 milliampere. So the current is 2 milliampere.
बताओ भाई, नीचे वाला डायोड रिवर्स बायस था, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस था, और वो आइडियल डायोड नहीं है, उसके क्रॉस वोल्टेज है 0.7 की, तो उस पर 7.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो ये ड्रॉप अपन ने लिख दिया। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि वो डायोड आइडियल है, नहीं भी लिखा होता कुछ तो आइडियल मानते हैं। अगर वो सिलिकॉन जर्मेनियम लिख के देता है तो मानेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम, कि अगर एक गिवन डायोड है, अपने को बताना है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे अर्थ किया हुआ है, यहाँ अर्थ किया हुआ है, ये 1 वोल्ट है, ये आइडियल डायोड है, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस, बताइए। एम्पियर में आंसर बताना, कितने एम्पियर करंट फ्लो होगी। जल्दी वोल्टेजेस लिख लो ना, अपने आप पता चल जाएगा। इसकी वोल्टेज कितनी, 0 वोल्ट, इसकी वोल्टेज भी कितनी, 0 वोल्ट, तो इस पॉइंट की वोल्टेज कितनी है, -1 वोल्ट, इस पॉइंट की वोल्टेज कितनी है, -3 वोल्ट, हो गया काम। इसके सर्किट के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है भाई, सबको दिख रहा है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, वो -1 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट, और आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस्ड है, तो करंट जाने देगा, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 2 वोल्ट अपॉन 200 ओम, मतलब 0.01 एम्पियर। कोई दिक्कत है तो बताइए। ऐसे भी सोच सकते हैं, और आपको ये दिख रहा है कि दोनों सेम वोल्टेज पे हैं, तो आप बहुत जगहों पे देखोगे इसको ऐसे भी सॉल्व कर देते हैं कि दोनों सेम वोल्टेज पे हैं, तो इसको एक तार से लगा देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को कहते हैं कि कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लिया, क्योंकि दोनों सेम वोल्टेज पे थे। फिर कहते हैं ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, और ये 200 ओम का रेजिस्टेंस, तो भी एक ही बात है ना। इफेक्टिवली दोनों बैटरी सीरीज में लग जाएगी, 2 वोल्ट की बैटरी बचेगी, है ना। या फिर ऐसे सोच लो कि ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये -1 वोल्ट होगा, ये -3 वोल्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। बाकी लोग जल्दी। ये क्वेश्चन बताइए, इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन I, I1 एंड I2, और कुछ नहीं कहा है, मतलब आइडियल डायोड, मतलब फॉरवर्ड बायस में उसके क्रॉस वायर लगा सकते हैं, फॉरवर्ड बायस में उसके क्रॉस वायर लगा सकते हैं। तो आप अगर सोच पाओ तो वायर लगाते वो शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस्ड है, और ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस्ड है, और ये आइडियल डायोड है, तो ये शॉर्ट सर्किटेड है। तो ये रेजिस्टेंस ऐसा है, यहाँ तार लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक तार लगा हुआ है ना। और आपसे पूछा है कि ये I2 कितना होगा, ये I1 कितना होगा, और ये I कितना होगा। आप सोच के देखिए अगर इस सर्किट को, तो ये शॉर्ट सर्किटेड है ना, और इसकी जगह एक वायर आ जाएगा, और ये भी शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब सारी की सारी करंट जो भी होगी वो ऐसे जाएगी, यहाँ से बाहर से होते हुए ऐसे नीचे से, तो I1 तो 0 मिलने वाला है,
I1 क्या मिलने वाला है 0। इधर की तरफ कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है। इसके पैरेलल भी वायर लगा हुआ है, इसके पैरेलल भी वायर लगा हुआ है, और I इज इक्वल टू I2 होगा। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो सर्किट बच रहा है वो सिर्फ इतना सा है, सिर्फ यही सर्किट बच रहा है। बाकी ये 12 किलो ओम का रजिस्टर भी शॉर्ट सर्किटेड है और ये 14 किलो ओम का रजिस्टर भी शॉर्ट सर्किटेड है। सिर्फ ये डायग्राम बच रहा है, और ये आपका 10 वोल्ट है और ये आपका 2 किलो ओम है। तो जो करंट आ रही है वो कितनी है 5 मिली एम्पियर। कितनी है 5 मिली एम्पियर। तो आई है 5 मिली एम्पियर, पूरी की पूरी आई I2 के इक्वल होगी, वो 5 मिली एम्पियर, और I1 कितना होगा 0 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये 14 ओम का रेजिस्टेंस और 12 ओम का रेजिस्टेंस दोनों शॉर्ट सर्किटेड हैं इस डायोड से, आइडियल डायोड से। तो इन दोनों में कोई करंट नहीं आएगी। जो भी करंट यहाँ से आएगी, मेन सर्किट से जो भी करंट आएगी, वो यहाँ से इधर इस डायोड होते हुए, इस तार होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ चली जाएगी। इधर कोई करंट नहीं है, इधर कोई करंट नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है इस डायोड से। बात समझ आती है? ठीक, अगला क्वेश्चन स्लाइड्स में भेज ही दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस हर वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, तो उसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी से, ये आप बता सकते हैं। इतने क्वेश्चन अपन ने कर लिए, इसका आंसर सब लोग बता दो। इसका आंसर सब लोग बता दो कि सिलिकॉन डायोड दे रखा है, उसका वोल्टेज भी दे रखा है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है, और साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा रखा है। तो हमसे पूछा है करंट की वैल्यू। इसका आंसर सब लोग बता दो। एम्पियर में बताना आंसर। हाँ स्नेहल सही है, गुड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1.7 है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है 0.7, रेजिस्टेंस 2 ओम इसका है, 2 ओम इसका है। तो आई इक्वल टू क्या होगा 1.7 माइनस 0.7 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, दो रेजिस्टेंस है ना, कितना आ गया 1/4 एम्पियर या 0.25 एम्पियर। खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर बताता हूँ मैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ऐसे ही करेंगे। वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ से अर्थ किया गया है और हमें इस V0 की वैल्यू बतानी है। ये रेजिस्टेंस दे रखा है 5 किलो ओम का, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। एक बार यहाँ जर्मेनियम डायोड लगाया है, एक बार यहाँ सिलिकॉन डायोड लगाया है, और इसकी नी वोल्टेजेस दे रखी है। तो आपसे कहा गया है कि पहले केस में तो डायग्राम यही है, तो अपने को बताना है कि V0 और I की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से सुनिए, जब यही डायग्राम दे रखा है तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। क्या है? दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हैं। तो क्या करेंगे ना, जब हम स्विच ऑन करेंगे सर्किट में, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हैं, तो किसके थ्रू सर्किट में लेके चलेंगे? तो उसका आंसर है कि अगर दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होंगे तो जिसकी नी वोल्टेज कम होती है उसके अकॉर्डिंग अपन सर्किट ड्रॉ करते हैं। नी वोल्टेज कम किसकी है? जर्मेनियम की, है ना। तो ये सोच के देखो, जब हम सर्किट ऑन करेंगे तो वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगी, किसकी नी वोल्टेज पहले अचीव हो जाएगी? जर्मेनियम की। और जैसे ही इसकी नी वोल्टेज अचीव हो गई तो ये कंडक्ट करने लग गया, है ना। तो यही फॉरवर्ड बायस होगा। मैंने क्या कहा? जिसकी नी वोल्टेज कम है, सर्किट का स्विच ऑन करने पे वो वोल्टेज पहले अचीव हो जाएगी, तो अपने को उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेजेस मिलेंगी। इसका वोल्टेज 0 वोल्ट है क्योंकि अर्थ किया है। इस पॉइंट का वोल्टेज 12 वोल्ट है। जर्मेनियम के थ्रू अंदर होके जाएंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज मिलेगा 12 माइनस 0.3, मतलब 11.7 वोल्ट। सिलिकॉन का काम यहाँ नहीं है, जर्मेनियम के अकॉर्डिंग वोल्टेज आएगी। तो यहाँ से पहले केस में V0 आ गया ए वाले ऑप्शन में 11.7 वोल्ट।
अब तो मुझे इसमें करंट बतानी है, बड़ा आसान है। इस रेजिस्टेंस का एक 0 वोल्ट पे है, एक 11.7 वोल्ट पे है, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वही करंट यहां से भी फ्लो होगी ना, है? तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस मिली एम्पियर में कितना आ रहा है ये 10 2.34 आ रहा है ना, 2.34 मिली एम्पियर। बी वाले में कहा है कि अगर मैं जर्मेनियम डायोड को रिवर्स बायस में कर दूं, है ना, मतलब ये डायग्राम ऐसा बन जाए, फिर तो अपने को आता है करना। फिर वोल्टेज किसके क्रॉस अकॉर्डिंग लिखेंगे, सिलिकॉन के क्रॉस। फिर वोल्टेज किसके क्रॉस लिखेंगे, सिलिकॉन के क्रॉस। ठीक है, ये 5 किलो ओम है, ये 0 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो ये है फॉरवर्ड बायस। तो इस पॉइंट की वोल्टेज मिलेगी अपने को 0.7 वोल्ट, माइनस करेंगे तो 11.3 वोल्ट। फिर से आप करंट निकाल सकते हो। वी नॉट की वैल्यू दूसरे केस में कितनी आ गई, 11.3 वोल्ट। आई की वैल्यू आएगी 11.3 अपॉन 5 मिली एम्पियर। ये बन गया अपना 10 2.26 मिली, है ना। तो ध्यान रखेंगे जब दोनों फॉरवर्ड बायस है तो जिसकी नी वोल्टेज कम है उसके अकॉर्डिंग अपने को वोल्टेजेस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग बताएंगे। जल्दी, सिंपल सी चीज हम सीख रहे हैं। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें करंट जाती है, जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो उसमें करंट नहीं जाती है। सब लोग बताएंगे आंसर। गुड, जितने लोगों ने दिया है सबके आंसर सही है। जल्दी 30 सेकेंड और दे रहा हूं, 30 सेकेंड और दे रहा हूं। सिंपल सा है, आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा कि जो D1 वाला है वो रिवर्स बायस है, जो D2 वाला है वो फॉरवर्ड बायस्ड है ना। तो इससे कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है ना। बस कहानी इतनी सी थी कि करंट यहाँ से 4 ओम से होते हुए इधर की तरफ जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 12 अपॉन कुछ नहीं है तो ये लिखा ही है, यहाँ तो आइडियल डायोड है, तो 12 अपॉन रेजिस्टेंस 6, कितना आ गया 2 एम्पियर, खत्म। D1 was reverse biased, so no current will flow through D1. D2 is forward biased and it is ideal, so it will behave as a conducting wire. ये बताइए, for the given circuit potential difference VAB, AB potential के क्रॉस potential difference कितना आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है एक्चुअली में, तो ये जल्दी बताइए। सही है।
जल्दी, डायोड की जगह वायर लगा लो, आइडियल डायोड है। हाँ सही है, जिन्होंने आंसर दिए सबके सही है अभी तक। डायोड की जगह वायर लगा लो, आइडियल डायोड है। डायोड की जगह वायर लगा लो। है ना, इसकी जगह वायर लगा लो। अरे क्या कर रहे हो भैया, ये है सर्किट। ये 30 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम। तो ये 10 और 10 मिलके 5 हो गए ना पैरेलल में। ये कितने ओम का लगा हुआ है, 5 ओम का पैरेलल में। तो सर्किट में यहां से करंट कितनी जाएगी, तो I बराबर 30/15 मतलब 2 एम्पियर। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी मिलेगी, 20 वोल्ट। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी मिलेगी, 10 वोल्ट। सर्किट की मेन करंट 2 एम्पियर, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट। फर्स्ट रहा ना आंसर, सही था बहुत से लोगों का। ठीक है, तो ये अपन ने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं डायोड पे बेस्ड। लगभग मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए डायोड का आपको करा दिया। इनमें से कोई ना कोई वैरायटी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाता है या डायोड का सवाल आता है। ठीक, फिर नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट वाज ब्रेक डाउन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के बारे में मैंने क्या कहा था कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन के कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने लग जाते हैं और अचानक से नए चार्ज कैरियर आते हैं। तो इन नए चार्ज कैरियर के आने से क्या होता है कि अचानक से इसी वोल्टेज तक, देखो ध्यान से, यहाँ तक क्या हो रहा था कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट कांस्टेंट थी। क्यों कांस्टेंट थी, क्योंकि भाई ये रिवर्स करंट है, दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड द नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कांस्टेंट। तो करंट कांस्टेंट थी, लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद अचानक से इसी वोल्टेज पे करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि नए चार्ज कैरियर जनरेट हो गए ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन। मैंने आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू भी बताई थी, याद हो तो। जर्मेनियम के लिए 25, सिलिकॉन के लिए 35, है ना। ये वैल्यूज अपने को कई बार सीधे सीधे पूछ लेते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो आती है जर्मेनियम के लिए कितनी आती है, 25 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए कितनी आती है, 35, है ना। तो ये जो ब्रेकडाउन है ना, इस ब्रेकडाउन के दो मैकेनिज्म देखे जाते हैं। एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। जो ब्रेकडाउन और पीएम जंक्शन होता है, इसके दो मैकेनिज्म देखे जाते हैं, जेनर मैकेनिज्म और जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। तो यही हमें एक एक करके जानना है कि कहाँ जेनर ब्रेकडाउन होता है, कहाँ एवलांच ब्रेकडाउन होता है। जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है समझना। देखो लिखा हुआ है, वेयर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ डिप्लीशन रीजन, where covalent bonds of depletion region itself break due to high electric field of reverse high reverse bias voltage। मैंने आपको बताया था ना, उसकी जो फील्ड आती है वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम के ऑर्डर की होती है, और हम और ज़्यादा वोल्टेज लगा देंगे तो वो फील्ड बहुत बढ़ जाती है। तो फील्ड रिवर्स फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अपने इफेक्टिवली जो अपना पीएन जंक्शन होता है उसके कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं, है ना। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, क्यों टूटे, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने के कारण वहां पे हमें नए चार्ज कैरियर मिलते हैं। ये जेनर मैकेनिज्म कहाँ देखा जाता है, तो याद रखना, ये वहां देखा जाता है जहां पीएन जंक्शन की हाई डोपिंग होती है। हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन जहां इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, और आपको मैंने ये बात बताया था कि जैसे जैसे डोपिंग इंक्रीज होती है पीएन जंक्शन की विड्थ डिक्रीज होती है। तो हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन या थिन डिप्लीशन लेयर, है ना। याद रखना, एज डोपिंग इंक्रीजेज विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन या थिकनेस ऑफ पीएन जंक्शन डिक्रीजेस। तो जेनर ब्रेकडाउन कहाँ देखा जाता है, जहाँ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होते हैं, या कहें तो जहाँ पे थिन डिप्लीशन लेयर होता है। इसमें
डायोड पूरी तरह से डैमेज नहीं होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जेनर डायोड के रूप में डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो अपन अभी सीखेंगे, है ना। तो जेनर ब्रेकडाउन कहाँ देखा जाता है? तो जेनर ब्रेकडाउन इज ऑब्जर्व्ड इन हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन वेयर द थिकनेस ऑफ पीएन जंक्शन विल बी वेरी लेस, है ना। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। अगला है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में सुनना क्या होता है? एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर ये वहां देखा जाता है जहां लो डोपिंग होती है और थिक डिप्लीशन लेयर होता है। तो लो डोपिंग और थिक डिप्लीशन लेयर में क्या होगा, सुनना। ये अपना एन साइड है, ये अपना पी साइड है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रीजन में, पी साइड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो इस रीजन में एंटर करते हैं, है ना। दीज आर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, और ये विड्थ ठीक ठाक है और फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इस विड्थ के अंदर ये जब माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इनमें अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी लिखेंगे तो वो ई इंटू डी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डेल्टा वी। डेल्टा वी ठीक ठाक है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। देखो क्या है, here the covalent bonds of the depletion layer are broken by collision of minority which acquire high kinetic energy from the high electric field or very high reverse bias voltage. हाई रिवर्स वोल्टेज की जो फील्ड होती है उसके कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है ना। ऐसा कहाँ हो पाएगा? जहां ये लेयर ठीक ठाक थिक होगी, और इसीलिए ये थिक डिप्लीशन लेयर वाले में होता है या लो डोपिंग वाले में होता है। इसमें क्या होता है कि एक माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन आया, उसकी एक बॉन्ड से टक्कर हुई, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, फिर से वो एक्सेलरेट हुए, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, ऐसे करके एक तरह से चेन रिएक्शन टाइप की हो जाती है कि हर टक्कर के बाद एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वो फिर से इस रीजन में एक्सेलरेट होते हैं और वो फिर से और 4 और बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, है ना। ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके चेन रिएक्शन टाइप की होती है और इसके अंदर पीएन जंक्शन कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। याद क्या रखना है, ब्रेकडाउन, एक तो ब्रेकडाउन होगा किसमें, रिवर्स वोल्टेज में या रिवर्स बायस में। ब्रेकडाउन विल ऑलवेज बी इन रिवर्स बायस। 2 टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन कहाँ होता है? जहाँ पीएन जंक्शन की डोपिंग हाई होती है और थिन डिप्लेशन लेयर होती है। एवलांच ब्रेकडाउन कहाँ होता है? जहाँ पीएन जंक्शन की विड्थ ज्यादा होती है या लो डोपिंग होती है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। इस बेसिस पे जो डायोड काम करता है दैट इज नोन एज जेनर डायोड, है ना। ये जेनर डायोड का स्पेशली सिंबल है, बाकी सब तो ऐसे ही, बस ये लाइन ऐसी बनाई जाती है। दिस इज जेनर डायोड, है ना। एक प्रॉपरली डोप्ड सिलिकॉन डायोड, एक प्रॉपरली डोप्ड डायोड होता है जिसके लिए शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है। शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब कि उसी वोल्टेज पे अपने को वेरिएबल करंट मिलेगी, बताऊंगा अभी। इसको जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स वोल्टेज में या रिवर्स बायसिंग में ही यूज किया जाता है जब हम इसको यूज करेंगे। तो अगर इसको फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो ये सिंपल डायोड की तरह बिहेव करेगा। इसका पूरा का पूरा काम ही कहाँ आता है, रिवर्स बायस में, है ना। देखिए होता क्या है, होता ये है कि हमने ये ग्राफ सीखा, यही शार्प ब्रेकडाउन का मतलब है। तो हम ऐसा डायोड सेलेक्ट करते हैं, ध्यान से इस ग्राफ को देखिए कि हमने वोल्टेज बढ़ाई, करंट लगभग कांस्टेंट रही, देखना। फिर अचानक से अब देखो, अगर जैसे ही जीनर के बराबर वोल्टेज अचीव हो गई, वी जीनर ब्रेकडाउन के बराबर, इसी वोल्टेज पे ये डायोड मल्टीपल वेरिएबल वैल्यूज ऑफ करंट फ्लो करा सकता है। देखो क्या खास बात है, ग्राफ में क्या दिख रहा है कि जब डायोड के क्रॉस की वोल्टेज वी जेनर के इक्वल है तो इसके अंदर मान लो ये करंट फ्लो हो रही है, ये मान लो कुछ 1 माइक्रो एम्पियर, ये मान लो कुछ 2 माइक्रो एम्पियर, ये मान लो कुछ 3 माइक्रो एम्पियर। सुनना, मैं आपसे कहूं कि जब डायोड में करंट 1 माइक्रो एम्पियर थी तो वोल्टेज कितनी थी, वी जेनर। जब डायोड में करंट 2 माइक्रो एम्पियर थी तो वोल्टेज कितनी थी, वी जेनर।
जब डायोड में करंट 3 माइक्रो एम्पियर थी तो वोल्टेज कितनी थी, वी जेनर। तो डायोड, ये जेनर डायोड कैसी डिवाइस है जिसमें एक ही वोल्टेज पे वेरिएबल करंट फ्लो हो सकती है। क्या पता चला हमें यहां से, वेरिएबल करंट कैन फ्लो थ्रू Zener diode at breakdown voltage, और जिसको Zener वोल्टेज भी बोलते हैं, कि Zener वोल्टेज पे, एक ही वोल्टेज पे द वेरिएबल करंट कैन फ्लो थ्रू Zener डायोड एट ब्रेकडाउन वोल्टेज और Zener वोल्टेज। एक ही वोल्टेज पे करंट की वेरिएबल वैल्यूज हो सकती हैं। ये बात समझ में आती है क्या, जल्दी बताइए, ये बात समझ में आती है क्या? ग्राफ से, ग्राफ में ऐसा दिख रहा है कि एक ही वोल्टेज पे Vz के बराबर वोल्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो हो सकती है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसको यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज करते हैं? ये क्या है, Zener एज वोल्टेज रेगुलेटर, Zener एज वोल्टेज रेगुलेटर। सुनना ध्यान से, क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का सोर्स होता है, मतलब जो वोल्टेज हमें मिल रही होती है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। जैसे मान लो ये फ्लक्चुएटिंग इनपुट है, यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है ना। और हमारे पास ये कोई सेंसिटिव डिवाइस है जिसको हमें कांस्टेंट वोल्टेज पे यूज करना है, मतलब मान लो 5 वोल्ट 10 वोल्ट फिक्स है, हमें इसको इतनी वोल्टेज पे यूज करना है। तो अगर ये वोल्टेज यहाँ से फ्लक्चुएट हुई तो ये डिवाइस खराब हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस डिवाइस के पैरेलल एक जेनर डायोड लगा देते हैं। क्या करते हैं, इस डिवाइस के पैरेलल एक जेनर डायोड लगा देते हैं, साथ में यहाँ एक सीरीज रेजिस्टेंस भी होता है, जैसे RSS सीरीज रेजिस्टेंस। अब सुनना क्या होगा, हाँ, हम जेनर डायोड ऐसी वोल्टेज का लेते हैं जो वोल्टेज हमारे, हम मान लो हमें 10 वोल्ट चाहिए तो हम जेनर डायोड ले लेंगे 10 वोल्ट वाला, है ना। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ की वोल्टेज उस जेनर की ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगी। अब सुनना क्या होगा, एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लीजिए ये 5 वोल्ट था, है ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा कितनी आएगी, 5 वोल्ट हमेशा। अब देखना, ये मान लो भी 15 वोल्ट था, है ना, तो ये 15 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट, तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट। अब मान लो कुछ फ्लक्चुएशन आया और उस फ्लक्चुएशन के कारण ये वोल्टेज इंक्रीज हो गया, 15 से 16 हो गया, है ना। बट जेनर की वोल्टेज तो सेम रहेगी, कितनी, 5। इसकी वोल्टेज भी सेम रहेगी, कितनी, 5। इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी अभी, 11। तो 11 वोल्टेज हो जाएगी, तो यहां से करंट इंक्रीज हो जाएगी, है ना। पहले 10 वोल्ट था, अब रजिस्टर की वोल्टेज 11 वोल्ट है, तो रजिस्टर करंट बढ़ गई। भाई ये तो रजिस्टर है, लोड, इसके क्रॉस अगर 5 वोल्ट वोल्टेज है तो इसकी करंट तो कांस्टेंट रहेगी। सुनना, ये करंट कांस्टेंट, ये करंट बढ़ गई तो क्या होगा, दिस विल इंक्रीज, क्योंकि जेनर में ऐसा हो सकता है, जेनर में 5 वोल्ट पे ही अलग अलग करंट जा सकती है। तो हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ की वोल्टेज इंक्रीज हुई, है ना, तो यहाँ की करंट इंक्रीज हुई, इसकी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा लोड रेजिस्टेंस के, तो जेनर की करंट बढ़ जाएगी। मान लो ये 15 से 14 हो गया, ये तो 5 ही रहेगा, ये 9 वोल्ट हो जाएगा, तो ये करंट डिक्रीज हुई, ये करंट डिक्रीज हुई, तो ये करंट डिक्रीज हुई, ये करंट सेम रहेगी। तो जो भी फ्लक्चुएशन होता है करंट का, वो कहाँ से पास हो जाता है, जेनर से। द फ्लक्चुएशन ऑफ करंट पासेस थ्रू जेनर एज जेनर डायोड कैन फ्लो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट एट द सेम वोल्टेज। इसे कहते हैं कि हमें जो अपना लोड रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस हमें एक कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा, कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी जितनी कि हमने जेनर लगा दिया। अप्रोप्रिएट वोल्टेज का जेनर इसके पैरेलल में यूज करते हैं, तो जितनी वोल्टेज का जेनर यूज करेंगे उतना वोल्टेज इसके क्रॉस मेंटेन रहेगा। समझ गए बात सब लोग? Yes, बोलो। sir. ठीक है, चलिए अब इसके कुछ सवाल सॉल्व करते हैं।
तो ये अपन ने बेसिकली सीखा कि जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज करेंगे। अब अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप करोगे। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, है ना। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड। जेनर डायोड से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आपको देखिए जेनर वोल्टेज लिख के दिए 10 वोल्ट, है ना। इसका मतलब ये पता है मुझे कि इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगी 10 वोल्ट। ठीक, बाहर की वोल्टेज कितनी है, 15 वोल्ट। तो मतलब इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आएगी 5 वोल्ट, है ना। ये तो अपन लिख सकते हैं कि क्योंकि R2 जो है वो जेनर के पैरेलल लगा हुआ है, तो R2 के क्रॉस की वोल्टेज आएगी हमेशा 10 वोल्ट। बाहर की वोल्टेज 15 है, तो जो R1 है उसके क्रॉस की वोल्टेज आ गई 5 वोल्ट। अपन दोनों रेजिस्टेंसेस जानते हैं, आप सबकी करंट लिख सकते हो। इसमें से कितनी करंट फ्लो होगी, R1, मतलब इसको मैं I1 लिखूं, जो R1 की करंट है इट इज 5/500, है ना, मतलब 1/100 एम्पियर। और जो I2 करंट जा रही है रेजिस्टेंस 2 में करंट I2 विल बी वोल्टेज कितनी, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना, 1500, कितना आ गया, 1/150 एम्पियर। तो जो I1 आई थी उसकी वैल्यू है 1/100 एम्पियर, और जो I2 आ रही है उसकी वैल्यू है 1/150 एम्पियर। तो यहाँ जिनर में कितनी करंट गई, I1 माइनस I2, KCL। तो मैं I जिनर को क्या लिख सकता हूँ, सिंपली I1 माइनस I2, that is 1/100 minus 1/150. LCM is 300, so it is 3 minus 2, that is 1/300 एम्पियर, या फिर आप इसको 3.33 मिली एम्पियर लिख सकते हो। दिस इज द करंट थ्रू द जेनर डायोड। आप मेथड समझिए, मेथड क्या है कि आपको बाहर की वोल्टेज पता है, जो रजिस्टर या जो लोड जिनर के पैरेलल लगा हुआ है उसकी वोल्टेज जिनर के वोल्टेज के इक्वल होगी। ये 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट होगा, तो जो वोल्टेज बची वो इस पे होगी। तो इससे करंट बता दीजिए, इससे बता दीजिए, जो करंट बच गई वो कहाँ जाएगी, जिनर में। कोई डाउट किसी को, नहीं, चलिए बस अब आपको क्वेश्चन बताना है। जैसे ये क्वेश्चन बताइए, सिंपल सा, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, आपको बताना है फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड। जेनर डायोड से कितनी करंट फ्लो हो रही है। फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड। सब लोग बताएंगे, सही है। ये वोल्टेज 10 वोल्ट जिनर को लगाया है इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, 5 वोल्ट, क्योंकि ये जिनर के पैरेलल लगा हुआ है। टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी बची, 5 वोल्ट। करंट निकाल लीजिए, यहां से करंट पूछूं तो 5/500, मतलब 1/100, मतलब करंट आ रही है 10 मिली एम्पियर। यहां से करंट जा रही है 5 मिली एम्पियर, तो I1 कितना आएगा, I1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आंसर इज 4th। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि Zener diode of voltage 6 volt is used to maintain a constant voltage across a load resistance of 1000 ohm by using a series resistance of 100 ohm. If the EMF of the source is 9 volt, calculate। 3 क्वेश्चन पूछे हैं, है ना।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू, सीरीज रेजिस्टेंस से करंट बतानी है, जेनर से करंट बतानी है, मतलब सब करंट बतानी है, लोड रेजिस्टेंस से करंट बतानी है, और फिर जेनर डायोड की पावर बतानी है। सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा। ऐसे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके कॉपी पे लिखिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं बता दूंगा। सर्किट खुद से बनाइए और सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट, बैटरी है 9 वोल्ट की, इसके साथ सीरीज रेजिस्टेंस लगा है 100 ओम का, इसके साथ यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1000 ओम का, इसके पैरेलल यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा हुआ है, और जेनर डायोड की वोल्टेज दे रखी है कि ये जेनर डायोड 6 वोल्ट जेनर वोल्टेज का है। ये इंफॉर्मेशन हमें पता है। यहाँ की वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है तो यहाँ की वोल्टेज अपने को 6 वोल्ट मिल गई, टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो यहाँ की वोल्टेज कितनी है? 3 वोल्ट। तो यहाँ से करंट कितनी जाएगी? सीरीज करंट 3/100 मतलब 30 मिली एम्पियर। यहाँ से करंट 6/100 6/1000 मतलब 6 मिली एम्पियर। तो यहाँ करंट कितनी जाएगी? 24 मिली एम्पियर, जो सीधा ही आ गया। तो सीरीज रेजिस्टेंस से करंट आ गई अपनी 30 मिली एम्पियर, जेनर से अपनी करंट आ गई है 24 मिली एम्पियर, लोड रेजिस्टेंस से अपनी करंट आ गई है 6 मिली एम्पियर। एक पार्ट बचा है, फाइंड पावर डिसिपेटेड इन जेनर डायोड। जेनर की पावर क्या हो? तो बेटा पावर का एक फॉर्मूला होता है जो सबके लिए लगा सकते हैं, वो है पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो पावर ऑफ जेनर इक्वल टू वोल्टेज ऑफ जेनर इंटू करंट ऑफ जेनर। जेनर की वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट। जेनर की करंट कितनी है? 24 मिली एम्पियर। तो ये इतने मिली वॉट आ जाएगी। सो पावर ऑफ जेनर इज 144 मिली वॉट। दिस इज पावर ऑफ जेनर डायोड। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, बढ़िया, गुड। चलो आगे चलते हैं। तो डायोड का एक यूज था एक तरीके से जो ब्रेकडाउन पे बेस्ड था, दैट इज जेनर डायोड। डायोड का अगला यूज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डायोड एज अ रेक्टिफायर। क्या है? पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, है ना। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हैं दैट इज नोन एज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज करना। रेक्टिफायर दो तरह के पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, एक पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब ये आधी वेव को ही रेक्टिफाई करता है, मतलब आधा आउटपुट ही मिलेगा। तो बेसिक ये सेटअप समझिएगा, ये सिंपली एक डायोड की हेल्प से किया जाता है। इसका वर्किंग, रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? यूनी डायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ डायोड, कि डायोड एक डायरेक्शन की करंट को अलाउ करती है और दूसरे डायरेक्शन करंट को अलाउ नहीं करती है। सो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डायोड, है ना। सबसे पहले तो ये अपना एक कोई सोर्स है, एसी सोर्स, है ना। ये अपना एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। जैसे अपने पास जो सोर्स होता है जनरली वो 220 वोल्ट का होता है, और हमें जो डीसी चाहिए होता है वो कुछ 12 वोल्ट का या 6 वोल्ट का या 5 वोल्ट का या 24 वोल्ट का, ऐसा कुछ मिलता है। जनरली 12 वोल्ट या उससे छोटा रखते हैं अपन। तो आपके पास जो मोबाइल चार्जर वगैरह है ना, उसमें आप देखोगे तो जो 220 वोल्ट में उसको हम लगा रहे हैं, लेकिन वो जिस वोल्टेज पे चार्ज कर रहा है दैट इज शायद 5 वोल्ट के आसपास लिखा होता है, तो 5 वोल्ट डीसी है वो। तो यहाँ पे हमें एक तो वोल्टेज को भी कम करना है और साथ साथ हमें एसी को डीसी में भी चेंज करना है। तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए ये यूज किया है, दिस इज सिंबल फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये एक कॉइल इधर लगा है, एक कॉइल इधर लगा है, बीच में दो ऐसे लाइन खींची, दिस इज सिंबल फॉर ट्रांसफार्मर। और ये एक्चुअली में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हाई वोल्ट एसी को ये डीसी में
चेंज कर रहा है। तो दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये वोल्टेज का स्टेप डाउन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। एसी है तो पोलरिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये नेगेटिव, फिर कभी ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव। आधे साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उसके बाद के साइकिल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये अपना इधर से सोर्स से एसी करंट आ रही है, यहाँ हमने एक डायोड लगा दिया है एक ब्रांच में, यहाँ हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब हम इसके अक्रॉस आउटपुट लेंगे, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इसी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, ये डायोड हमने एक डायोड लगा दिया डी। जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। कैसा है ये डायोड? फॉरवर्ड बायस्ड। इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इससे होके करंट जाएगी, तो हमें लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मिलेगी और हमें आउटपुट मिलेगा। मतलब when this terminal is positive and this terminal is negative in positive half cycle, then this diode is forward biased and we will get a forward current in the load resistance, that is we will get output in the load resistance। मुझे यहाँ से आउटपुट मिलेगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल में गए, मतलब जब ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो गया। ये डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस। तो इससे होके कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में मुझे आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। मान लो ये इनपुट वेव थी, अपनी एसी साइनसोइडल वेव, तो जो आउटपुट मिलेगी उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल गायब, क्योंकि उस टाइम पे डायोड ने कंडक्ट ही नहीं किया। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, नेगेटिव गायब, पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव गायब। दिस इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं? उसका रीजन है कि आधी वेव ही रेक्टिफाई होके आ पाती है। सिंपल सा एक डायोड लगा होता है, इस डायोड का काम होता है कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट को अलाउ करना। सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अगला आता है अपना फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों को रेक्टिफाई कर दे। फंडामेंटली ये दो टाइप के होते हैं, है ना? एक है सेंटर टैप टाइप, एक है ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप टाइप, दिस इज सेंटर टैप टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सेंटर टैप टाइप का मतलब क्या। अच्छा, ये रेक्टिफाइड आउटपुट है, देखो ध्यान से, ये करंट हमेशा पॉजिटिव है, ये डीसी है। ये करंट यहाँ देखो, जो इनपुट था उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब थे, दिस वाज एसी। इसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव में कोई करंट नहीं है, सो इट इज डीसी। हाँ, बट ये प्योर डीसी नहीं है, ये वेरिएबल डीसी के फॉर्म में है, मतलब इसमें कुछ एसी कंपोनेंट ऐसा कह सकते हैं। ये जो सेंटर टैप रेक्टिफायर है, इसमें क्या करते हैं कि ये अपने ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है और ये अपने ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है ना? तो इसके अंदर हम दो डायोड लगाते हैं, एक डायोड इधर और एक डायोड इधर, और बीच में अपना लोड रेजिस्टेंस होता है। और लोड रेजिस्टेंस का एक एंड ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पे लगाते हैं। सो दिस इज नोन एज सेंटर टैप टाइप। इसको सेंटर टैप टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस का एक एंड कहाँ लगाया जाता है? सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पे। ये दो डायोड है। अब देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, मतलब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो ध्यान से देखिए, ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और ये डायोड रिवर्स बायस्ड है। तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड। मतलब करंट यहाँ से जाएगी ऐसे, यहाँ, और इसमें चली जाएगी लोड रेजिस्टेंस पर। इस लोड के क्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा AB के क्रॉस, इसमें से भी कोई करंट नहीं जा रही है, तो यहाँ पे अपने को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इस तरफ मिल रहा है आउटपुट, मतलब A से B, A पॉजिटिव B नेगेटिव। सेकेंड हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या होगा? ये डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया, D1 इज ऑफ नो यूज। D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, तो करंट यहाँ से गई, फिर से वो करंट ऐसे ही गई। तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, लोड रेजिस्टर में करंट कहाँ से कहाँ जा रही है? A से B। कहाँ से कहाँ जा रही है? A से B। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लोड रेजिस्टर इज फिक्स्ड, और अगर लोड रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन फिक्स है मतलब वो DC हो गया।
ये अपना इनपुट था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये D1 का आउटपुट आया, ये D2 का, ये D1 का, ये D2 का, ये D1 का, ये D2 का। ये फुल वेव रेक्टिफायर है। दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब इसमें पूरी की पूरी वेव अपने को मिल जाती है। ठीक, आप अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखो तो इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो दुगनी हो गई। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ज होगी, जब इसमें जबकि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 50 हर्ज तो 50 हर्ज। दिस इज सेंटर टैप टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप टाइप का मतलब क्या है कि सिंपल दो डायोड लगे होते हैं, है ना, एक बार पहला फॉरवर्ड बायस होता है, एक बार दूसरा फॉरवर्ड बायस होता है, और जो अपना लोड रेजिस्टेंस है उससे करंट सेम रहता है। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या करते हैं, वापस वही ट्रांसफार्मर है, इसमें 4 डायोड लगाते हैं, 2 डायोड ऐसे और 2 डायोड ऐसे। ये एक तरह से मान लो याद रखने के लिए कि नीचे से यहाँ डाइवर्ज हो रहा है और ये ऊपर जाके ऐसा कन्वर्ज हो रहा है। नहीं, वीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ दिखता है, वीटस्टोन ब्रिज नहीं है, वीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ दिखता है ना। और ये अपना इन दोनों पॉइंट के बीच लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब आउटपुट यहाँ से यहाँ के बीच लेंगे और इनपुट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस। अब देखना, अभी मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल है। क्या है अभी? पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस है ना। करंट इधर से इधर गई, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये D2 और D3 दीज आर रिवर्स बायस्ड। तो D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 फॉरवर्ड बायस है ना। मतलब करंट यहाँ से चली, इस फॉरवर्ड बायस से होते हुए इधर नहीं जा सकती, ये रिवर्स बायस है, रजिस्टर होते हुए वापस आई, फिर से यहाँ से D4 में गई और D4 से अपने को यहाँ से आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब उल्टा नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं। अभी क्या था, D1 D4 फॉरवर्ड बायस थे, D2 D3 रिवर्स बायस थे। अब उल्टा, मान लो हाफ साइकिल उल्टा कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो गया और ये डायोड भी देखो ये पॉजिटिव ये बन गया है, तो ये एन साइड जो है पॉजिटिव पे लगा है, तो ये भी कैसा हो गया, रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये फॉरवर्ड बायस्ड है। अब करंट कैसे फ्लो होगी, तो करंट यहाँ से गई, यहाँ से गई, इधर से होते हुए, इस लोड रेजिस्टर से होते हुए, फिर यहाँ से इससे होते हुए यहाँ। ध्यान से देखिए, लोड रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन हमेशा फिक्स है ना, इधर से इधर ही जा रही है। पहले D1 D4 फॉरवर्ड बायस था, बाद में D2 D3 फॉरवर्ड बायस्ड है, बट लोड रेजिस्टेंस से जाने वाले करंट की डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। ये अगर इसका इनपुट था तो आउटपुट कुछ इस फॉर्म का आएगा। ये वो आउटपुट है जब D1 D4 फॉरवर्ड बायस्ड है, ये वो आउटपुट है जब D2 D3 फॉरवर्ड बायस्ड है। वापस यहाँ पे D1 D4 फॉरवर्ड बायस्ड है, यहाँ पे D2 D3 फॉरवर्ड बायस्ड है। सो दिस इज नोन एज ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें अपन 4 डायोड लगाते हैं और 4 डायोड की फॉर्म से अपन आउटपुट ले रहे होते हैं। सो दीज आर द हाफ वेव रेक्टिफायर्स एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हमने 2 टाइप के रेक्टिफायर सीखे, इसमें हमने फुल वेव के 2 मैकेनिज्म सीखे, सेंटर टैप टाइप और ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। जनरली एग्जाम में इतने से ही काम हो जाता है, कुछ चीज़ें अपने को याद रखनी पड़ती है, जैसे कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसको बार इसको रिपल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी देख लेते हैं कि आउटपुट में रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये अगर 50 हर्ज है तो ये भी 50 हर्ज है, क्योंकि एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है ना। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है तो रिपल फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ज ही होती है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में आप देखो तो साइकिल टाइम आधा हो गया। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट
इसमें से कुछ चीजें अपने को याद रखनी है, जैसे ये तो इम्पोर्टेंट है, ये अपने सिलेबस में भी है, ये पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने रख लिया है। कई बार चूंकि मेंस में इतने सारे पेपर बन रहे हैं, कई बार हो सकता है वो कुछ पूछ लें। ठीक है, एक तो बेटा ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, इन दोनों के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना, इन दोनों में ये सारी वैल्यूज सेम आएंगी, तो आप तो किसी एक को ध्यान रख लो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है और ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। आरएमएस करंट हाफ वेव में होती है I/2 I0/2 और फुल वेव में होती है I0/√2। फुल वेव की जो आरएमएस करंट होगी वो एसी के आरएमएस जैसी ही होगी, आपको याद हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपन आरएमएस तो बकायदा निकाल सकते हैं, है ना, कि भाई आरएमएस कैसे निकालते थे, स्क्वायर करते थे, रूट लेते थे, मतलब स्क्वायर करते थे, मीन लेते थे, फिर रूट लेते थे। तो हाफ वेव में क्या होगा कि आधी साइकिल है आधी साइकिल नहीं है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ से 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, तो इसीलिए उसमें एक टर्म डिफरेंट मिलती है। जबकि आप एसी का याद करो, एसी ऐसा होता था, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा ही होता है, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो एसी के जैसा ही बनेगा। तो इसका मतलब आरएमएस करंट की जो वैल्यू आएगी वो जैसी फुल वेव रेक्टिफायर की आती है वैसे ही एसी की आएगी, है ना। वैल्यूज याद भी रख सकते हो कि फुल वेव रेक्टिफायर में भी आरएमएस क्या आती है, Im/√2। हाँ, इसमें Im/2 आती है। नेक्स्ट इज आईडीसी, ये डीसी करंट जिसको अपन एवरेज करंट कहते थे, क्या कहते थे, एवरेज करंट। एसी का एवरेज क्या आता था, हाफ साइकिल एवरेज 2I/2 I0/π, ये तो सेंटर टैप टाइप है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का वही हाफ साइकिल एवरेज 2I0/π। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी, 2I0/π। हाँ, हाफ वेव का एवरेज I0/π होगा, क्यों, क्योंकि इंटरवल दुगना हो गया, वैल्यू तो एक ही है, तो एक 2 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो I/π 2I/π और 2I/π। एक टर्म होती है रिपल फैक्टर, याद रख लो चाहो तो, कि इसके लिए रिपल फैक्टर होता है 1.21 और इसके लिए रिपल फैक्टर होता है 0.482। ये रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर पहले अपने कोर्स में हुआ करते थे और अपने कोर्स में है नहीं। एक इफिशियंसी इंपॉर्टेंट है, जिन पे स्टार लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एक तो आरएमएस और एवरेज करंट, एक इफिशियंसी इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है 40.6%, फुल वेव की इससे दुगनी होती है 81.2। इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी ये भी कैलकुलेट की जा सकती है मैक्सिमम एफिशिएंसी, बट एज सच अपने काम का अब है नहीं, अब ये बुक वगैरह से हट गया, एनसीईआरटी में है नहीं, ये पहले था, है ना। तो फिर भी अपन सिर्फ डेटा ध्यान रख लें तो काम चल जाएगा, याद रखना आसान है कि हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी 40.6 होती है, फुल वेव की फ्रीक्वेंसी इसकी डबल होती है, तो 81.2। रिपल फ्रीक्वेंसी तो बता ही दिया, इनपुट 50 है, तो इसमें 50 का 50, इसमें 100। एक टर्म होता है फॉर्म फैक्टर, आप बस इतना याद रख लो तो काम चल जाएगा कि जो फॉर्म फैक्टर होता है दैट इज IRMS/IDC, मतलब IRMS/I एवरेज। फुल वेव में ये रेशियो लोगे जब फुल वेव में, तो IRMS की वैल्यू Im/√2, I एवरेज की वैल्यू 2Im/π, सॉल्व करोगे IM से IM कैंसिल होगा, ये बचेगा π/2√2, और इसके अंदर फॉर्म फैक्टर आता है π/2। कभी ये टर्म्स पूछे तो ध्यान रहते हैं, अदरवाइज जनरली ये सब नहीं पूछते हैं, सिंपली पूछते क्या एग्जाम में, अपन ने जो डायोड के क्वेश्चंस किए वो, और कई बार रेक्टिफायर के बारे में कुछ बेसिक सी बात पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है सेंटर टैप का मैकेनिज्म, कौन सा ब्रिज रेक्टिफायर के लिए सही सर्किट बनाया हुआ है, दैट्स इट, है ना। ये अपना रेक्टिफायर था, डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद जो आउटपुट मिलता है, दिस इज द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। क्या ये रेक्टिफायर का आउटपुट प्योर डीसी है, नहीं। प्योर डीसी कैसा होता था, याद करो, स्ट्रेट लाइन। प्योर डीसी कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट मिलता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, उसमें रिपल्स होते हैं, मतलब वो अपने को कुछ इस फॉर्म का मिलता है, इसका मतलब डीसी में वेरिएशन हो रहा है, मतलब वो डीसी प्लस एसी है ना। तो हम इसके लिए कुछ फिल्टर सर्किट यूज करते हैं,
ठीक है, डीसी में एसी जो मिक्स्ड होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। दिस इज द फिल्टर सर्किट। क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस द डीसी एसी कंपोनेंट। भाई ये जो हमें आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर मिला है, मान लो फुल वेव रेक्टिफायर, ये ऐसा वेरिएबल है, जबकि जो प्योर डीसी होता है, प्योर डीसी, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है ना? तो हमें इसी को ट्राई करना है प्योर डीसी में चेंज करने का। तो कुछ टाइप के फिल्टर यूज किए जाते हैं। पहला है कैपेसिटर फिल्टर। मैंने जब आपको एसी का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जो इंडक्टर होता है, इसका जो एक्सएल होता है वो होता है ओमेगा एल, और जो कैपेसिटर होता है इसका जो एक्ससी होता है ये होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ से अपन ने देखा था कि ये लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है। मैं कहूँ तो इट अलाउज डीसी एंड इट स्टॉप्स एसी, हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देगा, एंड इट अलाउज एसी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक्स की वैल्यू कम, और स्टॉप्स डीसी। याद आ रहा है क्या? इसको लो पास फिल्टर बोलते थे। लो पास फिल्टर मतलब लो फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। इसको हाई पास फिल्टर बोलते थे, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। याद है कुछ? या लो पास फिल्टर Yes, हाई sir. पास फिल्टर याद ना भी हो तो ये तो याद है ना, ये डीसी को जाने देगा, Yes, एसी को sir. रोक देगा, ये एसी को जाने देगा, डीसी को रोक देगा। याद है? बोलो भाई। Yes, sir. एक्सेल एक्सी से भी देख सकते हो, है ना? तो मान लो यहां से मेरे पास एसी प्लस डीसी था, यहां से मेरे पास क्या था? एसी प्लस डीसी। मैंने इसके सामने एक कैपेसिटर लगा दिया, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा? इससे कौन जाएगा? कैपेसिटर एसी को जाने देता है, तो एसी कैपेसिटर में चला जाएगा और डीसी इधर चला गया, तो यहाँ जो हमें आउटपुट मिलता है वो डीसी मिल जाता है। थोड़ा सा मतलब इसमें जो एसी कंपोनेंट मिलेगा वो कंपैरेटिवली लो फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, है ना? जो हाई फ्रीक्वेंसी एसी होगी वो तो यहाँ से निकल जाएगी, जो लो फ्रीक्वेंसी एसी होगी और डीसी होगी वो यहाँ जाएगी। तो ये थोड़ा सा पहले से ज्यादा डीसी बन गया, मतलब ये पहले वाली ये डॉटेड लाइन थी तो अब ये ऐसे सॉलिड लाइन के फॉर्म में मिलेगा। दिस इज द आउटपुट। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एसी के हाफ सर्किट में ये कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज, फिर जब ये एसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो ये चार्ज कैपेसिटर उसको वापस करंट सप्लाई करेगा। वर्किंग के बारे में सोच के देखो, तो यहाँ से मान लो हमने एसी भेजा, एसी प्लस डीसी, तो जब एसी मतलब जब वोल्टेज इंक्रीज हो रही थी तो करंट इसकी भी इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई। फिर जब ये डिक्रीज होना चालू हुआ तब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका था, तो इसने उसको, क्योंकि करंट डिक्रीज होने लग गई तो इसने करंट सप्लाई करना स्टार्ट किया। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब वोल्टेज डिक्रीज हो जाती तो इसने, कैपेसिटर ने उसको उतना डिक्रीज नहीं होने दिया क्योंकि करंट का कुछ पार्ट इसने सप्लाई किया। तो ऐसे करके अपन कहते हैं ये फिल्टर सर्किट है। दिस इज कैपेसिटर फिल्टर, क्योंकि कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को अपने थ्रू जाने देता है और लो फ्रीक्वेंसी को रोक देता है। तो एसी इधर चला जाएगा, डीसी कंपोनेंट इधर चला जाएगा। ऐसा ही दो फिल्टर और होते हैं। एक होता है एलसी फिल्टर, जिसमें दोनों लगा देते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। सोच के देखिए, यहां से आ रहा था एसी प्लस डीसी, इसको मैंने यहाँ एक इंडक्टर से पास कराया, तो इंडक्टर डीसी को जाने देगा और साथ में लो एसी को जाने देगा, है ना? लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है। तो सबसे पहले तो हमने एक बार उसको इंडक्टर से फिल्टर कर लिया कि भाई एसी प्लस डीसी था, उसको इंडक्टर से पास कराया तो डीसी पास हो गया, और एसी कम फ्रीक्वेंसी वाला एसी ये पास हो गया। फिर हमने आगे एक कैपेसिटर एक रजिस्टर का सर्किट लगा दिया, तो क्या हुआ? इसका जो एसी कंपोनेंट वापस था वो इसमें चला गया, जो फिल्टर होके बच के आ गया था, और डीसी कंपोनेंट इधर चला गया। तो ये पहले से भी थोड़ा सा बेटर आउटपुट देता है ना? और सबसे बेस्ट होता है पाई फिल्टर। पाई फिल्टर में क्या करते हैं, यहाँ से आ रहा था अपने पास एसी प्लस डीसी, देखो सिर्फ स्टेजेस बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? यहाँ पे एक बार जो एसी था वो इधर चला गया, जो बचा डीसी वो इधर आया, डीसी के साथ कुछ लो फ्रीक्वेंसी का एसी, फिर से एक बार इधर की तरफ भेज दिया एसी, जो बचा डीसी वो इधर चला गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट आउटपुट मिलता है, अप्रॉक्सीमेट प्योर आउटपुट, दिस इज पाई फिल्टर, है ना? मतलब आप देखो ध्यान से, इन तीनों में अपन ने क्या किया, एक तरह से स्टेजेस इंक्रीज करते गए, ज्यादा बार फिल्टर किया है
है ना। तो जितनी ज़्यादा बार फिल्टर किया है उतना अच्छा आउटपुट हमें मिलता जाता है। सो दिस इज फिल्टर सर्किट। तो एक्चुअली रेक्टिफायर सर्किट्स आर ऑलवेज यूज्ड विद फिल्टर सर्किट्स। क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है दैट इज नॉट प्योर डीसी, उसको प्योर डीसी बनाने के लिए हमें साथ में फिल्टर सर्किट यूज करना होता है। ठीक है, चलो ये अपना डायोड एज अ रेक्टिफायर खत्म हुआ। डायोड ओवरऑल लगभग खत्म ही हो गया। बस कई बार एनसीईआरटी में एक पेज लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी चीज और सीखनी है, कुछ स्पेशल टाइप के डायोड, है ना। पहला है लाइट इमिटिंग डायोड। ध्यान से सब लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है लाइट इमिटिंग डायोड में। इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन विच इज अंडर फॉरवर्ड बायस। देखो होता क्या है, सुनना। सबको ये समझ में आता है कि अगर मैं एक पीएन जंक्शन जो है, सुनना ध्यान से, बेसिक थ्योरी समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। ये पीएन जंक्शन है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस करता हूं तो करंट फ्लो होती है। क्यों करंट फ्लो होती है? क्योंकि यहाँ के होल इधर जा रहे होते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होते हैं और इनकी मिक्सिंग हो रही होती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू होती है। तो करंट फ्लो हो रही है फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब होता है कि पीएन जंक्शन इज कंडक्टिंग, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो रहा होता है ना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन होल मिक्स हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन होल मिक्स हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन होल मिक्स हो रहे होंगे बेटा। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होता है, और जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिक्स होंगे तो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने हैं तो मुझे एनर्जी चाहिए। तो इसका उल्टा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को मिलाऊंगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म, और वो इजी वाला गैप ही आएगा। ठीक है ना, बैंड गैप के बराबर ही वो एनर्जी गैप आएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिक्स होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। सोच के देखो, अगर मैं एनर्जी गैप, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, अगर मैं ये एनर्जी गैप इस ऑर्डर का ले लूं कि ये विजिबल लाइट के ऑर्डर का आ जाए, तो वो जो फोटॉन्स निकलेंगे उसकी मिक्सिंग की ड्यूरिंग वो लाइट की फॉर्म में दिखेंगे। यही होता है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ लगभग लगभग कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले तो इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी आएगी, एनर्जी गैप आएगा, वो आएगा 12400 अपॉन लेमडा। तो लगभग लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके क्रॉस जो आएगा वो आएगा लगभग लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसमें वो सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं जिसका बैंड गैप इस रेंज का होता है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा का रीजन समझ में आया? क्योंकि इस बैंड गैप के कोरिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगा वो विजिबल लाइट का वेवलेंथ होगा। तो एक्चुअली में इसमें यही करते हैं कि इसको जब रिकम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होते हैं, और उनके रिकम्बाइन से जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज ऑफ द, जो फोटॉन्स मिलते हैं दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ विजिबल लाइट। इसका मतलब उनकी एनर्जी 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। ठीक है, यही कहानी लिखी हुई है। इसका एग्जाम्पल है कि जो नॉर्मली जो सिलिकॉन डायोड होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप ध्यान रख सकते हो कि जो नॉर्मल प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड होते हैं उसमें ये एनर्जी गैप इंफ्रारेड रेंज का होता है, इसलिए वो हमारे काम का नहीं होता। तो जब हम एलईडी बनाते हैं जिसमें ये गैप होता है, उसका एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस से बनने वाला एलईडी। ये सिंपल सी बात है ना, कि इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। वैसे डायोड यूज करते हैं जिसका कि बैंड गैप इस ऑर्डर का होता है। सिंबल उसके लिए ये यूज किया जाता है। लाइट निकलती दिख रही है, सिंपल सी बात है। दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड। डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटी हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल सकते हैं, है ना। तो जो डिफरेंट कलर की आप एलईडी देखते हो वो अपन इम्प्योरिटी को चेंज करके उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब इम्प्योरिटी चेंज करेंगे तो बैंड गैप चेंज होगा, बैंड गैप चेंज करेंगे तो कलर चेंज होगा।
नेक्स्ट इज फोटो डायोड, है ना। एलईडी में क्या था कि हमने फॉरवर्ड बायस किया तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की मिक्स हुई, तो उस मिक्सिंग के कारण हमें लाइट मिली। ये उसका एक तरीके से उल्टा है। फोटो डायोड क्या होता है, इस पे लाइट आती है, इसका सिंबल ये रहा है, इसके क्या होता है, इस पे लाइट आती है। इट इज अ जंक्शन डायोड मेड फ्रॉम लाइट और फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर और नोन एज फोटो डायोड। इसका काम होता है लाइट को डिटेक्ट करना। इसका काम क्या होता है बेटा, लाइट को डिटेक्ट करना, कि ये बता देता है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। सुनना कैसे बताता है, इसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं। रिवर्स बायस में आप ऑलरेडी जानते हो कि रिवर्स बायस में हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलती है, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण रिवर्स करंट होती है। क्या होता है कि जब एक पीएन जंक्शन को हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, है ना, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जा रही होती है। ये मान लो पी है, ये एन है, इसको हमने ऐसा रिवर्स बायस में यूज कर रखा है। इस पे जब लाइट आती है ना, और इसका जो बैंड गैप होता है वो उस रेंज का होता है कि लाइट के फोटोन से वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए। इसमें बैंड गैप ऐसा सेलेक्ट करते हैं या वो एनर्जी ऐसी सेलेक्ट करते हैं कि लाइट के वेवलेंथ से जो एनर्जी मिलती है, विजिबल लाइट के वेवलेंथ से, उससे वो बॉन्ड्स ब्रेक होने लगे और हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलने लगे। तो क्या होता है कि इस पे यहाँ जंक्शन पे लाइट आती है, जंक्शन पे लाइट आने से क्या होता है कि यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और नए चार्ज कैरियर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन होल। ये इंट्रिंसिक टाइप का ही फॉर्मेशन है। कैसा है, इंट्रिंसिक टाइप का, कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, और फिर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस बायसिंग के कारण फ्लो हो जाते हैं, है ना। और इसको रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, है ना, एज कंपेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा होती है, तो लाइट की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और उससे जो हमें चार्ज कैरियर मिलते हैं, उससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आता है। तो उससे रिवर्स करंट में जो चेंज आएगा ना, उसको इजीली डिटेक्ट किया जाता है, किया जा सकता है। फॉरवर्ड करंट में चेंज को बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे उसका नंबर इतना कम होगा कि वो मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करेगा। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा फोटोन आएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, तो रिवर्स करंट बढ़ती जाती है। तो यही ये ग्राफ दिखा रहा है कि हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। पहले रिवर्स करंट इतनी थी, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई तो रिवर्स करंट बढ़ गई, फिर इंटेंसिटी और बढ़ाई तो रिवर्स करंट और बढ़ गई, है ना। तो ये रिवर्स करंट इससे बढ़ती जाती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, जहां भी हमें लाइट को डिटेक्ट करना होता है ना। जैसे आपने इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट सुनी होगी कि जैसे ही सूरज निकलता है स्ट्रीट लाइट अपने आप बंद हो जाती है, और जैसे ही रात होती है स्ट्रीट लाइट अपने आप चालू हो जाती है। उसमें यही फोटो डायोड लगा होता है। सिंपल सा इसका सर्किट होता है कि जैसे ही सनलाइट आएगी वो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि भाई सनलाइट आ गई है, अब आपकी जरूरत नहीं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो इसको हमेशा रिवर्स बायस में यूज करता है। कहाँ यूज करते हैं, रिवर्स बायस में, ठीक है। एक टर्म कई बार लिखी मिलेगी आपको, डार्क करंट। क्या लिखी मिलेगी, डार्क करंट। ये डार्क करंट क्या होती है, तो ये रिवर्स बायस की करंट है या रिवर्स सैचुरेशन करंट है जब कोई लाइट नहीं आ रही थी। ये जो बिना लाइट के जो इसमें रिवर्स करंट जाती है ना, दिस इज नोन एज डार्क करंट। सो इट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, this is reverse saturation current when there is no light, when there is no light, जब कोई लाइट नहीं होती है तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू होती है। चलिए, तो ये अपन ने दो सीख लिए। तीसरा जो है वो है अपना सोलर सेल, है ना। ये भी कुछ कुछ फोटो डायोड जैसा ही है, बट वर्किंग अलग है, क्योंकि सेल का काम होता है एनर्जी को सप्लाई करना। इसके अंदर भी बिल्कुल वही करते हैं कि एक फोटो सेंसिटिव पीएन जंक्शन होता है, ये पी और एन है, इसकी विड्थ ज्यादा होती है
है ना। ये यहाँ से सनलाइट रिसीव करता है और सनलाइट रिसीव करते क्या होता है, यहाँ के कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। और जो अंदर फील्ड होती है ना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से होल इधर सेपरेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। क्या हुआ, पूरा सेटअप समझो तो, कि यहाँ से अभी मान लो ये तार नहीं लगा रखा है ना, कि यहाँ से सनलाइट आई, फोटो सेंसिटिव था ये, तो यहाँ के कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, एक होल बना, एक इलेक्ट्रॉन बना, अंदर जो फील्ड थी उसने होल को धक्का देके इधर भेज दिया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इधर की तरफ निगेटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब पी और एन के बीच चार्ज सेपरेशन हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पॉजिटिव, यहाँ पे खूब सारे होल आ गए, यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। क्यों आए, क्योंकि नए चार्ज के गिर बने। अब जब मैं इन दोनों को यहाँ से वायर से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होगी, तो ये अपना सेल की तरह काम करता है। और करंट फ्लो होगी मतलब तरीके से ये होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होंगे तो यहाँ से कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं। तो दिस इज सोलर सेल, दिस इज सोलर सेल की यहाँ से एनर्जी आती है, यहाँ से सोलर रेडिएशन आता है, वो बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, कंटिन्यूअसली होल इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हो रहे होते हैं, होल इधर जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते हैं, और सर्किट कंप्लीट होता है। जब तक मैं करंट फ्लो नहीं करवाऊंगा, मतलब जब तक मैं वायर कनेक्ट नहीं करूंगा, तब तक ये ओपन सर्किट रहेगा। तो जब करंट जीरो होती है तो जो वोल्टेज आती है उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो व्हाट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज बिटवीन पी साइड एंड एन साइड व्हेन सर्किट इज ओपन। और एक होता है शॉर्ट सर्किट करंट, अगर मैं इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से लगा दूं तो जो करंट इसमें फ्लो हो रही होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, जब वोल्टेज जीरो हो जाए। यहाँ से यहाँ तक तार लगा दो, है ना, वही बात यहाँ लिखी हुई है। 3 स्टेजेस है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ईएमएफ जनरेट्स ड्यू टू फॉलोइंग 3 बेसिक प्रोसेसेस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, सेपरेशन, यहाँ से सेपरेट हुए और फिर यहाँ पे जाके वो कलेक्ट हुए, कलेक्शन। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू लाइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एनर्जी गैप होना चाहिए फोटो सेंसिटिव होने के लिए वो लाइट की एनर्जी से कम होनी चाहिए। सेपरेशन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फिर वहाँ से जाके वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ये अपने सोलर सेल की बेसिक सी वर्किंग है। ठीक, तो ये अपना डायोड का पोर्शन खत्म होता है।